Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Shanghai Cooperation Organization meet, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो SCO के बारे में पहले जरा देख लेते हैं. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज शंघाई एग्रीमेंट. सो दिस इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी अलायंसेस, राइट. तो आप देख रहे हैं इनिशियल मेंबर्स थे रसिया, चाइना एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे इसके इनिशियल मेंबर. दे आर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल एशियन कंट्री जो 5 हैं उसमें से तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है. इस बार प्रीलिम्स में SCO से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्यों, वो भी आगे आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगले साल SCO की मीट इंडिया कंडक्ट करने वाला है. तो SCO जैसा कि मैंने आपको बताया एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको 2001 में बनाया गया था और इसका गोल जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है अमंग्स द मेंबर स्टेट्स. तो इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है और इसका मेन पर्पस है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ पे पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए. मेंबर स्टेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं. देखिए इनिशियली इसके 6 मेंबर्स थे, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बारिंग तुर्कमेनिस्तान, Russia and China. Later on, India and Pakistan were also added as a member in 2017. तो इंडिया का इंक्लूजन किया गया ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया. रसिया वांटेड इंडिया टू बी पार्ट ऑफ SCO क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं दे आर रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस और दे आर लुकिंग फॉर सम मार्केट अपार्ट फ्रॉम चाइना टू सेल देयर ऑयल एंड नेचुरल गैस. क्योंकि excessive dependence upon China to sell their oil and natural gas is limiting their strategic autonomy. रसिया भी ये नहीं चाहता है कि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो और उनका सोल मार्केट ऑयल, नेचुरल गैस और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए बस चाइना रहे. तो इसीलिए रसिया वांटेड कि इंडिया को भी SCO का मेंबर बना दिया जाए ताकि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन हो. और चाइना की तरह इंडिया भी एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है. सो दीज Central Asian countries might be able to find market in form of India, and that is how this might reduce the over dependence of these Central Asian countries over China to sell their energy products. तो रसिया देखिए यही चाहता है कि चाइना इन्फ्लुएंशियल रहे लेकिन उसको वो बैलेंस भी करना चाहता है. इट डज नॉट वांट चाइना टू बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल एंड डोमिनेट रसिया itself. That is why Russia and China have shown some coordination in Asia Pacific region against US, but at the same time Russia has been trying to counter the rise of influence of China in Central Asia as well as rise of influence of China in West Asia. तो उसी आइडिया से मोटिवेट होकर के रसिया ने इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए ये फिर इंडिया का इंक्लूजन कराया SCO के अंदर और फिर उसके बाद तापी पाइपलाइन को इस्टेब्लिश कराया गया. तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया पाइपलाइन. तो रसिया कहीं ना कहीं सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी इंडिया से प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है. तापी वॉज नॉट डायरेक्टली एन आउटकम ऑफ SCO, बट आई एम जस्ट सेड इट इन राइट पर्सपेक्टिव कि कैसे रसिया चाहता है कि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इंडिया के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि इनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर से कम हो जाए टू सेल देयर एनर्जी प्रोडक्ट्स. तो जब रसिया ने इंडिया को इंक्लूजन करा दिया SCO के अंदर, देन चाइना रिटोर्टेड बाय इंक्लूडिंग पाकिस्तान इनटू SCO. चाइना ऑल्सो इंसिस्टेड कि अगर आप इंडिया को इंक्लूड करा रहे हैं तो इट ऑन इंसिस्टेंस ऑफ चाइना पाकिस्तान वाज इंक्लूडेड इनटू SCO. तो ये अभी आपको समझना है अबाउट SCO. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा SCO के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक आप समझिए अग्रीमेंट है जिसका नाम है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. This is one particular organization or platform within SCO which takes care of preventing any terror rise in this particular region. अगर SCO की बात की जाए तो इसकी हर साल एक मीटिंग होती है, दैट इज़ हेड ऑफ़ द स्टेट्स या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स की, काउंसिल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, हेड ऑफ़ द मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है. और इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ है, अभी ये जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स की
22nd मीटिंग हुई है एससीओ की इन समरकंद उज्बेकिस्तान। तो दिस वाज 22nd मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स एंड दैट इज़ वाई आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने विजिट किया था, और अब हेड ऑफ द स्टेट्स की 22nd मीटिंग में दैट वाज बीइंग हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको विजिट किया और वहाँ उन्होंने एससीओ की इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, जब उन्होंने वहाँ पे एससीओ को पार्टिसिपेट किया 22nd मीट में, तो उन्होंने क्या क्या बातें कहीं उसको एक एक करके देखते हैं। सो ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभार ऐसे फिलर मटेरियल की तरह पासिंग रेफरेंस से कुछ इस्तेमाल कर पाओगे। नीड टू डेवलप रिलायबल, रिजिलियंट एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन इन द रीजन। तो कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन के वॉर के बाद से या कोविड पैंडेमिक के बाद से हमने देखा है कि सप्लाई चेन ब्रेक हो जाता है, और सप्लाई चेन ब्रेक होने के कारण दुनिया के अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, और इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है। तो सप्लाई चेन को और ज़्यादा रिजिलियंट बनाने के लिए इन रीजन्स में प्रधानमंत्री जी ने पहला सजेशन दिया। फिर दूसरा उन्होंने सजेशन दिया कि कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, इसको बढ़ाया जाए। तो मिलेट्स को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कभी मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पूछे तो आपको उसमें भी बताना है कि मिलेट एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है जिसका क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मिलेट को बहुत कम वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए, और मिलेट को बहुत कम पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, इसलिए क्लाइमेट चेंज के बावजूद भी ये ग्रो कर सकता है। येट मिलेट इज अ सुपर फूड। Traditionally, it is considered as a rich source of nutrition, and that is how it is low-cost alternative to deal with the problems of food crisis in the age of climate change. और यही सब कारणों से मिलेट की सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए 2023 में यूनाइटेड नेशन हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो 2023 अगला आने वाला साल विल बी सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया कि एससीओ को एक मिलेट फूड फेस्टिवल कंडक्ट करना चाहिए जिसमें मिलेट के सिग्निफिकेंस पे हम एम्फेसाइज करें और फिर मिलेट को कलेक्टिव तरीके से हम प्रोड्यूस और ग्रो करने पे फोकस करें। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इन मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। इंडिया के अंदर आयुष को लेकर के काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में, और उसको लेकर के फिर उन्होंने दुनिया का अटेंशन, खासकर एससीओ मेंबर्स का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की कि इंडिया कुड बी अ इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ बेटर रीजनल कनेक्टिविटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आने वाले साल में एससीओ इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स या मेंस पर्सपेक्टिव से। रीजन बीइंग इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट नेक्स्ट एससीओ समिट दैट इज़ टू बी हेल्ड इन 2023। अब ये तो बात हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या स्पीच दिया एससीओ की इस 22nd मीट में। इन जनरल क्या क्या फैसले लिए गए एससीओ मीट में वो भी ज़रा देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म गुड नेबरलीनेस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अडॉप्ट किया गया। तो ये क्या है ज़रा समझिए। लगभग 15 साल पहले 2007 में ही एससीओ प्लेटफॉर्म पे एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म गुड नेबरलीनेस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रीटी साइन की गई थी, लेकिन इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान नहीं लाया गया था। अब एससीओ के मेंबर्स ने इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2023 टू 2027 इसको अब एक्सेप्ट कर लिया है इस पर्टिकुलर 22nd हेड ऑफ द स्टेट मीट में। उसके अलावा देयर वाज डिसीजन रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स इन एससीओ। तो ईरान हैज़ बीन एडमिटेड एज एन न्यू मेंबर टू एससीओ। ईरान को एससीओ के अंदर एक नए मेंबर की तरह इंक्लूड किया जाएगा। ये तो 2021 में ही फैसला हो गया था, लेकिन फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजन्स और प्रैक्टिकल पर्पसेस ईरान विल बी मेंबर ऑफ एससीओ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स दैट इज 2023। तो 2023 से ईरान विल बी मेंबर ऑफ एससीओ एंड इट विल अटेंड द सेशंस ऑफ एससीओ। उसके अलावा बेलारूस को एससीओ का मेंबरशिप देने के लिए प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया गया है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो पीटी पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है वो ये है कि एससीओ के कंट्रीज़ ने आपस में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अब ये फैसला लिया है कि हर साल किसी एक इम्पॉर्टेंट सिटी को अमंग्स द एससीओ मेंबर्स हम लोग अपना कल्चरल कैपिटल इस्टेब्लिश करेंगे, टूरिज़्म एंड कल्चरल कैपिटल।
तो ये ट्रेडिशन इस साल से शुरू किया गया है कि हर साल एक पर्टिकुलर सिटी को हम लोग टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल की तरह डिक्लेयर करेंगे एससीओ कंट्रीज़ के अंदर, ताकि बाकी सारे मेंबर्स कंट्रीज़ के लोग वहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करें और इससे रीजनल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो अलग अलग मेंबर्स का। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इस साल 2022-23 के लिए वाराणसी को भी डिक्लेयर किया गया है एज कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। दिस इज हाउ वाराणसी हैज़ बिकम द फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। तो देखिए, ये आर्टिकल आपसे सीधा सीधा इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके साथ मैं कुछ यहाँ इस आर्टिकल की मदद से डेटा शेयर करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, और वो डेटा आप कहीं पासिंग रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कभी गवर्नेंस पेपर में हेल्थ पे सवाल आ जाए तो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट हाल फिलहाल में रिलीज हुआ फॉर द ईयर 2018-19। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट के हिसाब से सरकार का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ये पिछले कुछ सालों में बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल यू सी, ओवरऑल हेल्थ पे जितना खर्च होता है हमारे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो या एनजीओज़ का एक्सपेंडिचर हो या सरकार का एक्सपेंडिचर हो, उसका जितना भी खर्च होता है उसका 40% लगभग सरकार खर्च करती है। एंड दैट हैज़ बीन ग्रोइंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 2014-15 में 29 था, फिर वो 30, 32, 48, फिर 2018-19 में घट करके 40 हो गया। तो 2017-18 में 48 हो गया, तो फिर 2018-19 में थोड़ा घट गया। तो मुद्दा ये है कि सरकार का ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द हेल्थ सेक्टर हैज़ बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग, येट इट इज़ बिलो पार। लेकिन दूसरा एक डिसमल डेटा ये है, प्रॉब्लमेटिक डेटा ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज ए पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि हमारा जितना जीडीपी है उसका कितना परसेंट सरकार हेल्थ पे खर्च करती है। इट इज़ ओनली 1.28% फॉर द ईयर 2018-19। सी दिस, ओनली 1.28% ऑफ आवर जीडीपी इज स्पेंट ऑन हेल्थ, विच इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू अदर सिमिलर कंट्री, जैसे कि चाइना में 4.5-5% के आसपास है, या फिर यूके वगैरह और बाकी सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री में इट इज़ एज हाई एज अप टू 6 to 8%। लेकिन इंडिया में हमारा जीडीपी का सिर्फ 1.28% हम खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में, विच इज़ वेरी लोअर एंड इट इज़ वेरी मच लो एज कंपेयर टू द टारगेट दैट वाज सेट बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कम तो है ही है। हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो लाई थी हमारी सरकार ने 2017 में, उसके टारगेट से भी काफ़ी कम है। आप देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसको याद रखना है आपको मेंस पर्सपेक्टिव से। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ला करके सरकार ने कुछ टारगेट सेट किए थे हेल्थ सेक्टर के लिए। उसमें एक टारगेट था कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर को हम लोग लगभग 1.2% से बढ़ा करके 2.5% ऑफ द जीडीपी कर देंगे। लेकिन अभी भी हम इस टारगेट को अचीव करने में काफ़ी पीछे हैं। द मेन गोल ऑफ दिस नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ टू एवरीवन विदाउट मच फाइनेंशियल हार्डशिप। हमारे देश में दिक्कत क्या है अभी, अगर किसी परिवार में कुछ हेल्थ कंसर्न्स हो गए किसी भी मेंबर को, तो फिर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है उस हेल्थ कंसर्न के या हेल्थ इश्यूज़ के कारण, क्योंकि हमारे देश में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। तो इंश्योरेंस कवरेजेस कम है, इसलिए अगर कोई बीमारी हो जाती है, सीरियस बीमारी, तो उस केस में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई होता है एंड दैट लीड्स टू डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल फिजिकल हेल्थ ऑफ द फैमिली एंड इट लीड्स टू फाइनेंशियल हार्डशिप। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में टारगेट्स रखे गए। हेल्थ इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन को बढ़ाने का टारगेट रखा गया। 2.5% ऑफ द जीडीपी खर्च किया जाएगा हेल्थ सेक्टर पे, ये बात हुई, और उसमें से भी कम से कम 2/3 खर्च किया जाएगा प्राइमरी केयर पे। तो देखिए, आपको जानना है कि हेल्थ सेक्टर में 3 लेवल पे केयर होता है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर। प्राइमरी केयर का मेन पर्पस होता है प्रिवेंशन, आपको कोई बीमारी, सीरियस बीमारी हो ही नहीं, वो मेन पर्पस होता है। प्राइमरी केयर मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ केयर। तो जैसे आपको कोई सर्दी खांसी छींक हुई तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हो गए आपके प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर।
उनका मेन गोल होता है कि आपको प्रिवेंट करें कोई मेजर सीरियस बीमारी होने से। फिर सेकंड लेवल का जो आपका इंटरेक्शन होता है दैट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर, वहाँ पे फिर कुछ बीमारियों का इलाज किया जाता है, टीबी हो गया, मान लीजिए टाइफाइड हो गया, तो दैट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। और टर्शियरी हेल्थ केयर में फिर आता है उसके नेक्स्ट लेवल का, जब कोई इंटरवेंशनिस्ट एक्शन लिया जाना हो, बाईपास सर्जरी करनी हो, कोई ऑपरेशन करना हो, तो फिर उसको टर्शियरी हेल्थ केयर कहते हैं। तो हमारी सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की मदद से टारगेट सेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में खर्च किया जाए और प्राइमरी हेल्थ लेवल पे ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को होने से ही रोका जाए, प्रिवेंटिव अप्रोच लिया जाए। और उसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके अलावा आयुष एज ए टूल को स्ट्रॉन्ग किया जाए, दैट वाज द गोल अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। आयुष, आई होप आप सबको पता है, जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेद, यूनानी और योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सबको प्रमोट किया जाए एलियोपैथी के ऑल्टरनेटिव में, ताकि हमारे हेल्थ सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जा सके। योगा को प्रमोट किया जाए इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड हेल्थ। दीज वे द सम की प्रोविजंस ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। उसमें कुछ टारगेट्स भी रखे गए थे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67.5 ईयर से बढ़ा करके 70 साल कर दिया जाए बाय 2025, यानी कि हर इंसान की लगभग एवरेज उम्र 70 साल हो जाए 2025 तक। फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक ला दिया जाए बाय 2025। दिस फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज़ रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि अगर इतना हमने अचीव कर लिया फर्टिलिटी रेट, तो फिर उसके बाद हमारा पॉपुलेशन स्टैगनेट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 28 तक लाया जाए बाय 2019 एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 23 तक लाया जाए बाय 2025। The next article is about 26th Financial Stability and Development Council, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Financial Stability and Development Council ये एक बॉडी है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भारत सरकार ने बनाया था 2010 में। तो आई होप आपको पता होगी, कोई भी बॉडी मेनली 3 तरह की हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर संविधान से बनाया गया तो, स्टैट्यूटरी बॉडी अगर किसी कानून से बनाया गया तो, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर बनाया गया तो दैट इज़ नोन एज अ बॉडी क्रिएटेड अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एंड जैसे नीति आयोग, सो नीति आयोग की तरह ये FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल भी एक बॉडी है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं ऑफ दिस काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बाकी सारे मेंबर्स भी होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन, बट जैसे अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स, RBI, SEBI, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब के जो हेड होते हैं दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ दिस FSDC। उसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। इसका मेन पर्पस होता है टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ताकि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जैसे सेविंग्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इन सबको स्टेबलाइज किया जा सके। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इट वाज क्रिएटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी ऑफ 2008। अभी करंट न्यूज इसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड है। इसकी 26th मीटिंग हाल फिलहाल में बुलाई गई, दैट वाज चेयर्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो इसमें कुछ कुछ एरियाज़ पे बातें की गई 26th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल में। फोकस वाज ऑन प्रिपेयरिंग अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स टू प्रिपेयर विथ द चेंजेज इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कोई मेजर बदलाव अगर हो रहा हो, कोई मेजर चेंजेस आ रहे हो, कोई डैमेज हो रहा हो, तो उसके लिए इंडिकेटर्स डेवलप किए जाए कि पहले ही हमें पता चल जाए। सो अभी भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे ग्रोथ रेट है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, येट FSDC में फैसला लिया गया है कि द गवर्नमेंट विल कम अप और FSDC शुड कम अप विद सम न्यू इंडिकेटर्स टू अंडरस्टैंड एनी निगेटिव ट्रेंड इन द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। उसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, खासकर ऐप बेस्ड फाइनेंशियल सेक्टर जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर फ्रॉड्स के इंस्टेंसेस को कम किया जाए, उस पर फोकस किया गया। और तीसरा, अगले साल SCO के अलावा G20 की भी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलने वाली है। तो G20 की जब प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलेगी तो उसमें अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होगी। उसमें फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जिन मुद्दों पे चर्चा होगी उनको लिया गया इस 26th FSDC में। इस टॉपिक के बेसिस पे FSDC के टॉपिक पे UPSC ने 2016 प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा था। So please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about National Technical Textile Mission, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view.
इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए न्यूज़ काफ़ी सरल है, गवर्नमेंट क्लियर्स 23 प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, येट आई टुक दिस टॉपिक ताकि आपको मैं बता सकूं अबाउट दिस नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन समझने से भी पहले समझिए कि टेक्निकल टेक्सटाइल होते क्या है। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल वो होते हैं जिनका मेन गोल होता है कोई एस्थेटिक्स नहीं, यानी कि देख करके कितना अच्छा लग रहा है वो कपड़े का कोई गोल नहीं है। उसका मेन गोल है उसका परफॉर्मेंस, कि वो अलग अलग जैसे किस टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, हाई टेंसाइल स्ट्रेस पे भी वो किस तरीके से स्टेबल रहता है। दैट इज़ द मेन गोल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो जैसे आर्मी का यूनिफॉर्म, अब वो किस कलर का दिखता है, कितना फैशनेबल दिखता है, ये गोल तो नहीं है ना उसका मेन गोल है परफॉर्मेंस, किस तरीके का वो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके का जंप सूट होते हैं, बॉयलर सूट होते हैं। तो दीज आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जैसे एरोप्लेन्स वगैरह में, फ्लाइट्स में ये जो सीटों के कपड़े बने होते हैं, दे आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। दे आर मेनली गिवन सिग्निफिकेंस फॉर नॉट देयर एस्थेटिक प्रॉपर्टी रादर फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस इन डिफरेंट कंडीशंस। तो भारत सरकार ने 2020-21 में एक पॉलिसी लेकर के आए थे जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ये पॉलिसी 4 साल के लिए लाई गई थी, जिसका मेन गोल था कि इंडिया को टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बना दिया जाए, और इसके लिए लगभग 1480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्यों लाया गया नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन? क्योंकि हर साल भारत, हमारा देश इंडिया, काफ़ी सारा टेक्निकल टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है। तो अभी हम मेजर इंपोर्टर हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के। वी इंपोर्ट अबाउट $16 बिलियन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स एवरीवेयर। हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल्स की यूनिट हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, येट वी इम्पोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। और इसी कारण से नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया का इंपोर्ट को कम किया जा सके, रादर इंडिया को एक्सपोर्ट लीडर बनाया जाए और इंडिया को ओवरऑल ग्लोबल लीडर बनाया जाए इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे आप ये सवाल आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन। अब द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम बिकमिंग 5th मोस्ट वल्नरेबल स्टेट एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज़ है, ध्यान से समझिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारा स्टेट आसाम इंडिया के अंदर 5वें नंबर पे आता है एज फार एज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड। तो क्लाइमेट चेंज का अगर नुकसान होने की पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो हमारा स्टेट ऊपर से 5वें नंबर पे आता है। ऊपर के स्टेट से जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार वगैरह हैं, हमारा स्टेट 5वां सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए तो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। अभी क्यों हमारा स्टेट वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसके पीछे कारण है हमारा नैरो टोपोग्राफी। तो एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ मेघालयन प्लेटूज़ हैं, तो इस कारण से हमारा टोपोग्राफी काफ़ी नैरो है। और उस केस में अगर क्लाइमेट चेंज के कारण कभी अनप्रेसिडेंटेड हाई रेनफॉल हो गई तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ सकता है एंड दैट मेक्स आवर रीजन क्वाइट वल्नरेबल टू मैसिव फ्लड। अगर आप देखिए अलग अलग एरियाज़ की अपनी अपनी वल्नरेबिलिटी हैं। उसमें अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें, उसमें भी खासकर आसाम को देखें, तो उसकी मेनली वल्नरेबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लड। तो हमारे यहाँ पे फ्लड की वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कारण है नैरो टोपोग्राफी। दूसरा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा देखिए, पॉवर्टी है हमारे स्टेट आसाम में, इकोनॉमिकली तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं। उस केस में अगर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इम्पैक्ट होता है तो वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। फॉर एग्जाम्पल द रिच स्टेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप अप विद सच प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारा स्टेट में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं एंड दैट मेक्स अस मोर वल्नरेबल। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी खराब है, दैट मेक्स अस मोर वल्नरेबल। एंड थर्ड, प्रॉक्सिमिटी विथ हिमालय, हिमालयन रीजन से नज़दीक होने के कारण और बाकी अलग अलग हिली रीजन्स होने के कारण, जैसे कि कार्बी एंगलोंग प्लेटू वगैरह होने के कारण, अगर क्लाइमेट चेंज के कारण कभी भी हेवी रेनफॉल होता है, भारी बारिश होती है, तो लैंडस्लाइड के प्रॉब्लम्स, क्लाउड बर्स्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं एंड दैट मेक्स आवर स्टेट वल्नरेबल विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। बैम्बू, इट इज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मिजोरम इज बीइंग डेवलप्ड एज बैम्बू स्टेट बट मेजर यूज इज नॉट मेकिंग पल्प, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
National Pharmaceutical Pricing Authority, it is not a ministry, it is not a body under Ministry of Health and Family Welfare, rather it is a body under Ministry of Chemical and Fertilizers. So first statement is wrong, but second is right. So correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.